हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग आगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ते हैं और देखते हैं कि द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में क्या क्या बातें आपको बताई गई हैं। लुई 16 had to increase taxes for reason you have learned in the previous section। पीछे हमने पढ़ा था कि लुई 16 को टैक्सेस बढ़ाने पड़े और कारण क्या था ये भी आपने पीछे पढ़ा था। हाउ डू यू थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस? वो कैसे करता ये सब काम? आपको क्या लगता है कैसे उसने किया होगा? In France of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone। ओल्ड रिजीम के हिसाब से फ्रांस में जो राजा होता था उसको इतनी पावर नहीं होती थी कि वो जनता के ऊपर अपनी इच्छा अनुसार टैक्स लगा दे। Rather, he had to call a meeting of the State General which would then pass his proposal for new taxes। इसके लिए क्या करना होता था उसे? एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी और बिल को पास कराना होता था ताकि वो प्रपोज़ल पास हो जाए नए टैक्स का, है ना। इसके लिए उसको मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट जनरल की। The State General was a political body to which the three states sent their representative। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें तीनों स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे, यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग में आया करते थे। तीनों स्टेट के, तीन स्टेट आपने सुना ही पढ़ाई, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट क्लर्जी, फिर नोबिलिटी और फिर कॉमन मैन, है ना। However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body। लेकिन एक अधिकार राजा को था फ्रांस में, वो ये कि वो जब चाहे तब मीटिंग बुला सकता था, इतना अधिकार उसको था। The last time it had done was in 1614। आप देख लीजिए कितने समय के बाद मीटिंग होती थी, पर लास्ट टाइम जब मीटिंग हुई थी वो 1614 में हुई थी और अब हम लोग 1789 की बात कर रहे हैं, है ना। On 5 May 1789, Louis XVI called together an assembly of the State General to pass proposal for new taxes। इसलिए 5 मई 5 मई 1789 को लुई 16 ने एक असेंबली की मीटिंग बुलाई है स्टेट जनरल की, ताकि ये प्रपोज़ल नए टैक्सेस का पास किया जा सके। A resplendent hall in Versailles was prepared to host delegate। एक बहुत बड़ा सा हॉल था वर्सलीज में, वहाँ पर तैयारी की गई थी सभी रिप्रेजेंटेटिव को बिठाने की। The first and the second state sent 300 representative each। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट ने करीब 300 रिप्रेजेंटेटिव भेजे अपने, who were seated in a row facing each other on two sides, और उनको आमने सामने बिठाया गया। While the 600 member of the third state had to stand at the back, और 600 मेंबर जो कि थर्ड स्टेट के होते थे उन्हें पीछे खड़ा किया जाता था। The third state was represented by its more prosperous and educated member। थर्ड स्टेट में जो लोग यहाँ पर आते थे मीटिंग में वो थोड़े संपन्न और पढ़े लिखे लोग होते थे। Peasant, artisan and women were denied entry to the assembly। किसानों को, कामगारों को और महिलाओं को इस असेंबली में आने की मनाही थी। However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them। लेकिन तब ये था कि वो अपनी शिकायतों को और अपनी डिमांड को एक लेटर में लिख सकते थे और ये रिप्रेजेंटेटिव्स को दे दिया जाता था। तो करीब 40,000 लेटर लेकर ये रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर आए थे, है ना, कि भाई लोगों की शिकायतें ये है या उनकी डिमांड ये है। Voting in the State General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। और वोटिंग जो स्टेट जनरल में होती थी पहले भी इस तरह से किया गया था। उसमें क्या होता था, सिद्धांत ये था कि हर स्टेट की एक वोटिंग होगी। This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice। और इस बार भी लुई 16 ने कहा कि भाई जो पहले चलता था वैसे ही चलेगा, हर स्टेट की एक वोट होगी। But the members of the third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote।
लेकिन थर्ड स्टेट के मेंबर ने ये डिमांड राजा के सामने रखी कि भाई असेंबली की पूरी असेंबली जितने लोग प्रेजेंट हैं सबकी वोट करो और सबके वोट की वैल्यू 1 हो। This was one of the democratic principles put forward by philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. ये वो सिद्धांत था जो रूसो ने अपने बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया था, जिसमें ये एक प्रजातांत्रिक सिद्धांत था कि हर व्यक्ति के वोट की कीमत एक होगी। यहाँ पर तो क्या कह रहे थे वो, हर स्टेट की एक वैल्यू होगी, यानी वह फर्स्ट स्टेट की एक वोट 1 वोट, सेकंड स्टेट की 1 वोट और थर्ड स्टेट की 1 वोट, इस तरह से थी। न कि जितने लोग वहाँ प्रेजेंट हैं यानी 300 और 600 यानी 900 लोग हैं तो 900 लोग वोट डालेंगे, ऐसा नहीं। लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो यही चाह रहे थे कि 300 फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव, 600 उनके, 600 हमारे थर्ड स्टेट के, तो 1200 लोग वोट करें, ये चाह रहे थे। और रूसो ने यही सिद्धांत बताया भी था अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में। When the king rejected this proposal, लेकिन तब क्या हुआ, जब राजा ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, तो उसका विरोध करते हुए थर्ड स्टेट के सभी जो मेंबर्स थे रिप्रेजेंटेटिव वो बाहर निकल आए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो फिर शामिल नहीं हो रहे मीटिंग में। The representative of the third state viewed themselves as a spokesman for the whole French nation. जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे उनका ये मानना था कि फ्रांस को पूरे राष्ट्र के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। On 20 June, they assembled in the hall of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. 20 जून को ये सभी के सभी एक हॉल में एक इंडोर टेनिस कोर्ट था, वहाँ पर ये इकट्ठा हुए वर्सेलीज में। They declared themselves a national assembly, और उन्होंने कहा कि जी हम ही नेशनल असेंबली हैं। And so not to disperse till they had drafted a constitution for France. और उन्होंने ये कसम खाई, ये शपथ ली कि जब तक वो एक संविधान फ्रांस के लिए नहीं बना लेते हैं वहाँ से हटेंगे नहीं। And would limit the power of the monarch, और उस संविधान में राजा के ताकत को लिमिट कर दिया जाएगा, यानी कि राजा की ताकत पर रोक लगाई जाएगी, कुछ ताकत उनको दी जाएगी, कुछ नहीं दी जाएगी। They were led by Mirabeau and ABCs. Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privilege. और इसके नेता जो थे वो एक का नाम था मीराबियो और दूसरे का नाम एबीसीज था। और इन दोनों ने मीराबियो, हालांकि इनका जन्म जो था एक रईस ख़ानदान में हुआ था, लेकिन क्या था, उनको लगता था कि समाज में जो फ्यूडल प्रिविलेज, रईसों को जो छूट मिली हुई है वो समाज सही नहीं है, ये सिद्धांत सही नहीं है कि जो रईस हैं उनको छूट मिले। He brought out a journal, वो एक जर्नल निकालते थे, मैगजीन होता है ना वैसे, and delivered powerful speeches to the whole crowd assembled at Versailles. और वर्सेलीज में जितने लोग इकट्ठा हुए थे उनके सामने बहुत ज़बरदस्त उन्होंने भाषण दिया। एबीसीज ओरिजिनली अप्रेस्ड, एबीसीज जो थे वो एक धार्मिक पुजारी थे। रोट इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट कॉल व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट, और एक बहुत ही प्रभावशाली पैम्फलेट उन्होंने लिखा था कि थर्ड स्टेट क्या होता है। While the National Assembly was busy at Versailles drafting constitution, the rest of France seethed with turmoil. जहाँ नेशनल असेंबली में इकट्ठा हुए थर्ड स्टेट के सारे लोग जो थे संविधान बनाने में लगे हुए थे, पूरे फ्रांस में एक बहुत ही ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल था। A severe winter had meant a bad harvest, और बहुत ज़्यादा ठंड अगर पड़े तो क्या होता था, फसल ख़राब हो जाती थी। The price of bread rose, अब जब फसल ख़राब हो गई तो स्वाभाविक है जो ब्रेड की कीमत थी वो बढ़ गई। Often baker exploited the situation and hoarded supply, और बेकर जो थे इस सिचुएशन का बहुत फ़ायदा उठाते थे और सप्लाई को रोक कर रखते थे, है ना, कि ताकि लोग और परेशान हों, ज़्यादा कीमत उनको मिलता रहे ब्रेड का, ये कोशिश करते थे। After spending hours in long queue at the bakery, crowd of angry women stormed into the shop. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille.
उसके बाद एक घटनाएं हुई। क्या हुआ, बहुत घंटों तक जब लोग लाइन में खड़े रहे बेकरी के और उनको नहीं मिला ब्रेड, तो गुस्साई हुई महिलाएं जो थीं वो शॉप के अंदर घुस गईं। उसी समय में किंग ने क्या किया, अपनी सेना को ऑर्डर दे दिया कि वो पेरिस के अंदर आ जाएं, शहर के अंदर आ जाएं। पेरिस आप जानते हो फ्रांस की राजधानी है, तो उसके अंदर वो आ जाएं। ऑन 14 जुलाई आपने पढ़ा ही, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि 14 जुलाई को क्या हुआ, बहुत उत्तेजित भीड़ जो थी उन्होंने वो बेस्टाइल में घुस गए, जो कि इनका एक जेल था, और वहाँ पर उन्होंने पूरे बेस्टाइल को तोड़ दिया। In the countryside, rumor spread from village to village that lords of the manor had hired band or brigade who were on their way to destroy the ripe crops. इस दौरान गाँव में अफवाहें, जब ऐसी माहौल होता है ना, ऐसा माहौल में क्या होता है, बहुत तरह की अफवाहें उड़ने लग जाती हैं। तो गांव में अफवाहें उड़ने लगी कि जो रईस लोग हैं, लॉर्ड्स लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक बैंड, ब्रिगेड्स का एक बैंड इकट्ठा किया है, और वो क्या कर रहे हैं, वो आएंगे और आकर सारी फसल को, पकी हुई फसल को बर्बाद कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। Caught in a frenzy of fear, लोग सारे डर गए। Peasants in the several districts seized hoes and pitchfork and attacked chetics. और उसके बाद क्या हुआ कि जब लोग घबरा गए, और किसान जो थे वो उन्होंने अपने जितने हो और पिचफोक जो खेती में इस्तेमाल होता है, सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें उन्होंने इकट्ठा की, और जो लॉर्ड्स का घर होता है उसके ऊपर हमला कर दिया। दे लूटेड होर्डेड ग्रेन, और घर के अंदर जितना भी अनाज रखा था उसको लूट लिया। बर्न डाउन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मेमोरियल ड्यूज, और बहुत सारे जो कागजात थे जिसमें किसका कितना कर्जा है वो सब लिखा हुआ था, उन सबको जला दिया। A large number of nobles fled from their home, many of them migrating to neighboring countries. उनमें से बहुत सारे जो रईस लोग थे, जब देखा कि उनके ऊपर हमला हो रहा है तो वो वहाँ से अपने जगह से भागे, और कई तो दूसरे देश में जाकर बस गए, पड़ोसी देशों में जाकर बस गए। Faced with the power of his revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by the Constitution. और जब उन्होंने देखा कि सभी के विद्रोह कर रहे हैं, तो लुई 16 ने फाइनली ये विचार किया कि जो नेशनल असेंबली थी उसको मैं रिकॉग्निशन दे रहा हूँ, और इसके साथ ही साथ जो सिद्धांत बने थे कि उसकी पावर को लिमिट कर दिया जाएगा, चेक कर दिया जाएगा सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसको भी उसने स्वीकार कर लिया। On the night of 4 August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. और 4 अगस्त की रात में 1789 में असेंबली ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें फ्यूडल सिस्टम और उसके ऑब्लिगेशन और टैक्सेस को ख़त्म कर दिया गया। Members of the clergy too were forced to give up their privileges. और जो क्लर्जी, जिनको क्लर्जी और नोबिलिटी को बहुत छूट मिली हुई थी, वो सभी छूट को ख़त्म कर दिया गया, उनको भी छोड़ना पड़ा। टीथ्स वर अबॉलिश, जो टैक्सेस देते थे वो सब ख़त्म कर दिया गया। लैंड ओन्ड बाय चर्च वॉज कन्फिस्केटेड, चर्च ने बहुत सारी ज़मीन अपने कब्जे में रखी हुई थी, उन सबको जब्त कर लिया गया। एज अ रिज़ल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स, और इस तरह से जब्ती और कुर्की करके सरकार के पास बहुत सारा धन संपत्ति आया जो कि करीब 2 बिलियन लीवर्स के बराबर था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की जो स्टोरी है उसको देखेंगे और जानेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ जो मैं प्लेलिस्ट में डालती रहती हूँ, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ वैसे वैसे प्लेलिस्ट में डालती रहती हूँ, तो आप उसे देखिएगा तो पीछे के जितने क्लासेस हैं उसके बारे में भी आपको चैप्टर्स के बारे में मालूम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए मेरे वीडियो को।